क्या आपने अब तक फिल्म दी कश्मीर फाइल्स देखी है? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल हर कोई इस फिल्म की चर्चा कर रहा है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग इसकी स्टोरी से सहमत हैं, कुछ सहमत नहीं हैं। किसी को इसमें आधा सच दिख रहा है, किसी को लग रहा है कि पहली बार कश्मीरी पंडितों को पर्दे पर आवाज दी गई। लेकिन फिल्म की कमाई बता रही है कि बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। पहले फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ होंगे इस फिल्म के स्टार्स और उनके साथ होगी चर्चा। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? 10 दिन करीब 167 करोड़। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी रफ्तार पकड़ रही है। 11 मार्च को रिलीज के बाद से फिल्म अब तक अक्रॉस इंडिया करीब 167 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अगर पिछले 10 दिन में कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 मार्च को 3.55 करोड़, 12 मार्च 8.50 करोड़, 13 मार्च 15.10 करोड़, 14 मार्च 15.05 करोड़, 15 मार्च 18 करोड़, 16 मार्च 19.05 करोड़, 17 मार्च 18.05 करोड़, 18 मार्च 19.15 करोड़, 19 मार्च 24.80 करोड़ और 20 मार्च को 26.20 करोड़ की कमाई की। अभिनेता आमिर खान ने भी फिल्म कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की है। जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए। इस फिल्म पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी मूवी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है। हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है। फिल्म पर देश के राजनीतिक दल दो अलग अलग खेमों में बढ़ चुके हैं, जिससे सिनेमा के साथ सियासी गलियारों में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। कहना गलत नहीं होगा, इसका फायदा सीधे सीधे बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ और भारत। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और कार्यक्रम के इस हिस्से में मेरे साथ वो एक्टर्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर इन किरदारों को जीवंत किया है। 89 और 90 का वो दौर जब आपकी आंखों के सामने, आपके जहन से गुजर रहा है, आपको अंदर तक झंझोड़ के रख दे रहा है, तो जिन लोगों ने पर्दे पर इसे साकार किया है, आज उनके अनुभव भी जानने की हमारी कोशिश है। वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा था, ये सब आपके सामने रखने की कोशिश होगी। तो फिल्म में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली भाषा सुंबली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही बिट्टा का किरदार निभाने वाले चिन्मय मंडलेकर साहब हमारे साथ हैं और पुनीत इस्सर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने डीजीपी हरि नारायण का किरदार फिल्म ने निभाया है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम पर, और मैं शुभकामनाएं कहूँ या मैं ये कहूँ कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान से, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से जो रिएक्शंस मिल रहे हैं फिल्म को लेकर, जितने अप्रिसिएशन मिल रही है, जितनी प्रशंसाएं मिल रही हैं, पहला सवाल यही जहन में आता है, क्या ये सोचा था कि ऐसा इम्पैक्ट होगा, ऐसा प्रभाव पड़ेगा? पुनीत जी। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने जो काम किया फिल्म में वो ये सोच कर किया कि भैया हम अपना कर्म करेंगे, जो हमारी गीता की थ्योरी है, बाकी हम ईश्वर पे छोड़ देंगे, हम अपना कर्म करेंगे। तो हम जुड़े एक मकसद के लिए। ये जो फिल्म है हमारे लिए एक मकसद थी, हमने इसमें काम किया। और जिस प्रकार का जो जनादेश, जो हमें ऑडियंस का, हिंदुस्तान का, जो पूरे विश्व का इनफैक्ट जो रिएक्शन आया है, वो एक कहावत है ना कि आवाज़ खल्क नकाराए खुदा, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो आज हम वही देख रहे हैं और बहुत ही हम खुश हैं कि जो हमारे जो डायरेक्टर साहब ने जो फिल्म बनाई, ये जो कश्मीरी हिंदुओं का जो मुद्दा था वो लोगों के समक्ष आया कि 32 वर्ष पहले जो जेनोसाइड हुआ, जिस तरह उनके लोगों का, मासूम हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया हमारे ही देश में, और सब ने एक तरह ब्लाइंड आए और डेफ ईयर्स कर दिए थे उनको। तो कम से कम वो कड़वा सच लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है और लोग उसे लाइक कर रहे हैं। और ये एक बात जो लोगों के बीच में आ रही है
कि भाई ये फिल्म इसलिए देखनी ज़रूरी है कि न केवल इसलिए कि क्या 32 वर्ष पहले हुआ था, ये फिल्म देखनी इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे भविष्य में हमारे देश में इस तरह का जेनोसाइड, इस तरह का नरसंहार ना हो। बिल्कुल। जब फिल्म देखते हुए कई सवाल अपने भीतर गुजर रहे थे और उनमें से मैं अगर अपना एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँ, इनफैक्ट चिन्मय और भाषा आप दोनों मुझसे शायद अग्री करेंगे ज़रूर इस बात पर। फिल्म देखने के बाद मुझे खुद ये अपने भीतर फील हुआ कि जब हम ये कहते हैं एक्सोडस और हम कहते हैं जेनोसाइड, इन दो शब्दों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो ये कहूँगी ज़मीन और आसमान का भी फ़र्क, ये दो शब्द एक साथ तो कभी लिए ही नहीं जा सकते एक घटना के लिए। और खुद भाषा, आप तो कश्मीरी पंडित फैमिली से हैं, हमें 32 साल लग गए ये समझने में कि एक्सोडस में और जेनोसाइड में फ़र्क क्या होता है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि इस फिल्म के बाद लोग अब उस बात को समझ रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, गलत क्या हुआ इसे कम से कम एहसास कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी बल्कि कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो शब्द अभी भी प्रयोग किया जाता है, अगर आप जम्मू कश्मीर एक बार जाकर देखें तो उससे भी ज्यादा अपमानजनक शब्द यूज होता है, वो है माइग्रेशन। और माइग्रेशन जो होती है वो या तो जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं अर्थक्वेक आता है, तो उससे भी जनित माइग्रेशन हो सकती है, या माइग्रेशन आप स्वेच्छा से कर सकते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो ये माइग्रेशन, अब अगर मैं आपको बताऊं, जो रिलीफ कमीशन है हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का, या इससे पहले राज्य का भी जो था, उसमें हमें माइग्रेंट का दर्जा मिला है। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत भयानक डिनायल ऑफ जेनोसाइड है, और जो अभी भी जारी है। दुर्भाग्य ऐसा है देश का। तो अब इस फिल्म से तो डिबेट यहाँ आई है कि एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड, यानी एक स्टेप और आगे हम इससे बढ़ रहे हैं। और ये कामयाब हुई कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लकीर खींचने में फिल्म कम से कम कामयाब हुई। भाषा, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और मुझे मालूम चला कि जिस समय ये सब कुछ घट रहा था, आप खुद जब कश्मीर छोड़कर आए, आपका परिवार, तो आप भी कैंप्स में रही हैं उस दौरान। जी जी। आपने तो वो दर्द फर्स्ट पर्सन देखा है, महसूस किया है, आपके परिवार ने इनफैक्ट महसूस किया है। लेकिन भाषा, ऑल दीज इयर्स जब जो कुछ भी आपने कश्मीरी पंडित फैमिली पर गुजरते हुए देखा, या अगर आपका जो निजी अनुभव है, आपको क्या लगता है कि फिल्म वो सब कुछ दिखा पाई जो उनके साथ हुआ था, या अभी भी बहुत कुछ और कहना बाकी रह गया था? देखिए, ये तो मैं क्या ही कहूँ, आपने जो भी रिएक्शंस देखे होंगे जो कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं, उनका यही कहना था, और इवन हमारे डायरेक्टर सर भी ये मानते हैं कि इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप 2 ढाई 3 घंटे में आप कितना दिखा सकते हैं। त्रासदी इतनी विषम, इतनी भीषण है, लेकिन फिर भी एक आपको एक जो जैसे कहते हैं ना, चावल को जब चखना होता है, ऊपर से पता करना होता है पक गया कि नहीं, तो आप ऊपर के 2-4 दाने ही देख के समझ जाते हैं। तो ये फिल्म वो काम करती है, आपको एक अनुमान दे पाती है, क्योंकि ये जो है 13वीं शताब्दी से होता आ रहा है। ये 7वां जेनोसाइड था और 13वीं शताब्दी से होता आ रहा है। तो यू गेट अ टेस्ट ऑफ थिंग्स, हाउ ऑन डिफरेंट लेवल्स इट वाज हैपनिंग एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू हैपन। जैसे एक होता है कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ, दूसरा होता है कि उस जेनोसाइड को नकारा गया। और यदि आपने कभी इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो आपको कम्युनल बता दिया गया, आपको हेट मॉन्गर बता दिया गया, आपको अराजक और असहिष्णु घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से आपकी आवाज भी दबा दी गई। इस फिल्म ने उस दबी आवाज को एक नहीं करोड़ों गुना करके एम्पलीफाई किया है। इसीलिए जो हर देश का और हर विश्व का, जैसे अभी सर ने कहा, पुनीत जी ने कहा, तो हर विश्व के नागरिक ने इसमें अपनी आवाज जोड़ी है। दैट्स हाउ इट्स बिकम अ मास रेवोल्यूशन। और मैं इस वक्त देख रही हूँ कि आपके फ्रेम में मुझे नीला आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश की बुलंदियां दिखाई दे रही हैं, और कुछ इसी बुलंदियों पर आपका किरदार भी है। क्योंकि फिल्म देखकर जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो 4 किरदार जो जहन में रह जाते हैं, उनमें से एक किरदार आपका है। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेस। और ये सब मतलब हमने सोचा नहीं था कभी कि इस तरह का एक सैलाब आ जाएगा, लेकिन अब आ तो गया है, और अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाकर रुकता है ये सब। ये किरदार निभाना और विवेक अग्निहोत्री जी की आपसे मुलाकात, या कास्टिंग डायरेक्टर्स जो उस समय थे, कैसे ये रोल आप तक पहुंचा, या आप इस रोल तक पहुंचे? जी, रोल मुझ तक पहुंचा है, मैं रोल तक नहीं पहुंचा। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि अभिनेता रोल नहीं चुनता, रोल अभिनेता को चुनता है हमेशा। वाह। तो ताशकंद फाइल्स के बाद विवेक जी कश्मीर फाइल्स की जब तैयारी कर रहे थे,
सो ही वाज लुकिंग फॉर फारूक मलिक बिट्टा, और उन्होंने जहां तक मुझे बाद में पता चला, उन्होंने काफी एक्टर्स के ऑडिशंस भी किए थे, लेकिन उनको कोई जज नहीं रहा था शायद। और पल्लवी जोशी जी, जो इस फिल्म की में अभिनेत्री भी है, इस फिल्म की निर्माता भी है, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, क्योंकि 2007 में मैंने और पल्लवी मैम ने एक टेलीविजन शो में, मतलब एक शो वो प्रोड्यूस करती थी, मैं उसमें काम करता था, वो शो में लिखता भी था। सो तब शायद उनके जहन में पता नहीं वो बैठ गया होगा, और उन्होंने मेरा वो नाम जो था वो विवेक सर को सजेस्ट किया। अब उसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि मैं मराठी हूँ, मेरा सरनेम जो है वो मांडलेकर है, और मुझे किरदार जो निभाना था वो था फारूक मलिक बिट्टा। सो सबको ये थोड़ा सा झिझक थी कि ये बंदा कश्मीरी एक्सेंट कैसे पिकअप कर पाएगा, कैसे बोल लेगा। तो ऑडिशन हुआ, लेकिन जब ऑडिशन हुआ तब मेरे ख्याल से विवेक सर गॉट कन्विंस्ड, एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप विद द रोल। मराठी सिनेमा में तो आपका बहुत बड़ा नाम है ही, और अभिनय की दुनिया में जिस तरह से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये फिल्म आई एम श्योर एक मील का पत्थर तो साबित होगी ही। लेकिन जब मैं ये फिल्म देख रही थी, आपका किरदार जब जब पर्दे पर आया, कश्मीरी पंडितों का किरदार जो कैरेक्टर्स निभा रहे थे, वो दर्द शायद स्क्रीन पर उतनी मजबूती से इसलिए दिखाई दिया क्योंकि दूसरी तरफ आप बहुत मजबूती से खड़े थे। और मुझे आपकी जो फर्स्ट अपीयरेंस याद है, मैं फर्स्ट अपीयरेंस का जिक्र नहीं करूंगी, इनफैक्ट जो क्लोज फ्रेम्स में जब जब आपका चेहरा आया और आपकी एक आंख जो झपकती है वो बड़े अलग तरह से झपकती है, दोनों आंखें एक साथ नहीं झपकती हैं जी। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने या इस पर्टिकुलर स्टेप ने पर्दे पर एक अलग तरह का एक आर्ट मैं कहूँ, एक क्राफ्ट कहूँ, उसको गढ़ा है। ये कैसे हुआ? मतलब मैं इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहती हूँ। ये प्लान्ड था? आप लोग कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कैरेक्टर के और इसके चेहरे की संजीदगी को दिखाने के लिए, दहशत को दिखाने के लिए दोनों आंखें एक साथ नहीं झपकेंगी, एक आंख अलग से झपकती हुई दिखाई देगी? विवेक जी ने मुझे काफी वीडियोस दिए थे, क्योंकि सबसे पहले तो जो किरदार मैं फिल्म में निभाता हूँ वो किसी एक आदमी का चित्रण नहीं है, वो कोई एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी नहीं है। इट इज अ मिक्स ऑफ 1 or 2 रियल लाइफ पर्सनैलिटीज। तो मैं अलग अलग लोगों के वीडियोस देख रहा था। आज तो अब वो कुछ वीडियोस उनमें से सोशल मीडिया पे काफी दोबारा से सर्कुलेट हो रहे हैं। नहीं, पहले भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थे। मैंने ये जो आंख वाला जो एक क्या कह सकते हैं उसको, एक ये जो मैनरिज्म था, ये मुझे एक वीडियो में ये मिला था, और मैंने विवेक सर को वो करके दिखाया कि कैसा रहेगा ये। मतलब फिल्मी तो नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, बट विवेक सर रियली लाइक्ड इट। इनफैक्ट मैंने अपने ऑडिशन में भी ये किया था। सो ही रियली लव्ड इट, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये एक ऐसा बंदा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसकी सोल बिल्कुल मर चुकी है, जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से और ठंडे खून से ये कहता है कि मैं मेरी माँ को भी मार दूंगा, मैं मेरे भाई को भी मार दूंगा, तो उसका एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमने उस मैनरिज्म के थ्रू लाने की कोशिश की। और जब फिल्म शूट हो रही थी तब मुझे अनुपम जी से लेके पल्लवी जी तक हर कोई ये कहता था कि संभालना, ऐसा ना हो कि इसके आगे बस तुम्हारी एक आंख झपकती रह जाए, क्योंकि वो इतना इट बिकेम सो मच अ पार्ट ऑफ मी ड्यूरिंग द शूट। But now I am seeing that it has really worked, and I'm so happy कि वो जो चीज हमने छोटी सी सोची थी वो लोग नोटिस कर रहे हैं उसको। शारदा, जब आपके किरदार को मैं पर्दे पर देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शारदा पंडित का भाषा, इनफैक्ट जो किरदार था उसे देखकर ये लग रहा था, देखिए कई बार मेरी जुबान फिसल रही है, मैं भाषा को शारदा कह रही हूँ और शारदा को भाषा कह रही हूँ। मुझे लगता है ये अपने आप में ये बात कह रहा है कि आपके किरदार ने किस कदर मुझे भीतर तक झंझोड़ा है कि जितनी कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ उनके साथ हुआ, आप उन पीड़ाओं का और उन एट्रोसिटीज का चेहरा जो है बनी है, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। जो सबसे शुरुआती सीन ही है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो शारदा पंडित हैं उनके पति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, और उस पर्टिकुलर सीन को आपने जिस तरह से इनैक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि उस वक्त को जिंदा कर दिया गया हमारे सामने। और ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोग पढ़ते आए थे कागजों में, अखबारों में, किताबों में, या सुनते आए थे जिन लोगों के साथ हुआ, आपने उसको जीवित कर दिया। इस सीन के लिए आपने कैसे तैयारी की भाषा?
क्या ही बताऊं, इस तरह की जो इतनी भीषण जो मानवीय त्रासदियां होती हैं उनकी कोई पर्दे पर लाने की भी कोई तैयारी, मैं सच बताऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा मेथोडिकल नहीं हो सकता कि इस वक्त मैं इतना लंबा और इस तरह का चीख करूंगी या चीखूंगी या ऐसा कुछ रिएक्ट करूंगी, ऐसा लेकिन वो सब कुछ क्या स्क्रिप्ट में लिखा गया था? मैं एक्चुअली इसलिए समझना चाह रही हूँ कि जब शारदा पंडित विलाप करती हैं, जब वो अपने पति की मौत पर, हत्या पर इनफैक्ट, जब वो विलाप करना शुरू करती हैं, तो जिस अंदाज में कश्मीरी भाषा में रोना है या वो दुख दर्द जो आपका निकल कर आ रहा है, वो आपको अक्षरशः लिख कर दिया गया या वो स्वतः उस मोमेंट में वो निकला? मैं ये समझना चाहती हूँ। जी देखिए, तो क्या होता है ना, इस तरह की जो स्क्रिप्ट में जो जब घटनाएं होती है कि टेररिस्ट आते हैं, वो उसे इस तरह से मारते हैं, और वो तो उसके जो रिएक्शन है वो तो एक्टर पर ही छोड़े जाएंगे ना, वो तो आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकते। दूसरी बात, क्योंकि वो चूंकि बिल्कुल ठेठ कश्मीरी में आना होगा, और मेरे अंदर वो है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है, देखा है इतना दुख दर्द आसपास अपने संबंधियों का, और ऑब्जर्व किया है बॉडी लैंग्वेज किस तरह से क्या होता है, तो इट जस्ट केम आउट नेचुरली। एंड वही मैं चाहती थी कि उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में जो मेरा जो, क्योंकि जैसे एक्टिंग में हमें भी सिखाया जाता है कि जो मातृभाषा में जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो सबसे सच्चा एक्सप्रेशन होता है। पुनीत जी, हमने पूरी फिल्म में देखा कि कई जगह पर कश्मीरी में संवाद आते हैं, यानी वो सोच समझकर उसे वैसे प्लान किया गया कि हमें उसको और रियलिस्टिक करना है या इस क्राफ्ट को और कितने फाइन तरीके से हम दिखाएं। आप जब इस फिल्म को दर्शक के रूप में देख रहे थे, एक्टर के रूप में तो आपने अभिनय किया, वो अलग बात है, लेकिन जब आपने पूरी फिल्म वन गो में दर्शक के रूप में देखी, आपके लिए सबसे डिफाइनिंग सीन कश्मीरी पंडितों पर हुई इस त्रासदी का कौन सा था, अगर इस फिल्म में से एक सीन चुनना हो तो? अजय, देखिए, मेरे हिसाब से तो पूरी फिल्म का हर एक सीन दारुण है, व्यथा से भरा हुआ है और यथार्थ है, ये कड़वा सच है। और जब मैं फिल्म देख रहा था मैं तो जब काम किया है, जब फिल्म देख रहे थे, और बिल्कुल ट्रू टू लाइफ, कहीं कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई अतिशयोक्ति या ओवर मेलोड्रामेटिक फिल्म नहीं बनाई है, ट्रू टू लाइफ बनाई है कि जैसे वाकई वो हो रहा है। इवन जो कलर पैलेट है फिल्म का, आप देखिए, बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही डिप्रेसिंग, पर ताकि वो जो माहौल उस समय क्या बीत रही होगी लोगों पे, वो जो डिप्रेशन की जो फीलिंग थी, जो एक होलोकॉस्ट की फिल्मों में आता है, उस तरह का हमारे डायरेक्टर साहब ने किया है। और स्पेशली फिल्म के जो आखिर के जो मैं समझता हूँ आधा घंटा है, वो तो बहुत ही दिल को दहला देने वाला है। और क्या है कि हम इस सत्य से मैं अवगत हूँ, बिकॉज देखिए, मेरे पिताजी जब 16 वर्ष के थे, तब उनका पार्टीशन के समय 1947 में वे पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आए थे, और ये उस तरह का यही था नरसंहार। पंजाब में क्या कम था, नवाखाली में, उस तरफ बंगाल में क्या कम था, किस तरह हिंदुओं को काटा गया। और मुझे याद है, मैं तो बच्चा था, मैं तो बॉम्बे में मैं तो 58 में पैदा हुआ, लेकिन मैंने बातें मेरे चाचाओं से सुनी है, मेरे पिताजी बात किया करते थे, मेरे दादाजी किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को, मेरे जो सबसे छोटे चाचा थे तो सिर्फ 6 महीने के थे, और मेरे पिताजी 16 वर्ष के थे, ये 5 भाई हैं, तो उनके ऊपर 2 बड़ी बहनें थीं। जब वो निकले तो मेरे दादाजी का और बड़े भाइयों का, बेटों का ये फर्ज था कि साहब, अगर हमारी बहू बेटियों की अस्मत पर कुछ भी आंच आएगी तो हमारे पास भी असला है, हम पहले तो अपने परिवार के जो औरतें हैं उनको जान से मारेंगे, ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनको जान से मार देंगे और फिर लड़के मरेंगे। ये एटीट्यूड के साथ कई परिवार, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, ऐसे कई परिवार जो थे वहां से आए हैं। इनफैक्ट जो मेरे ससुर साहब हैं, दलजीत पुरी जी, उनके पिताजी, उनका नाम था दीवान कैलाश नाथ पुरी, वो बहुत ही बड़े उद्योगपति थे पाकिस्तान में, सियालकोट में। ही वॉज अ वेरी रिच मैन। वो एक कपड़ों में सब कुछ छोड़ के अपनी बहू बच्चियों को, बेटियों को लेके कि वी डोंट वांट टू स्टे इन इस्लामिक स्टेट, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, एंड दे केम। कुछ सीन है चिन्मय जी, जब आप उनको पर्दे पर जी रहे थे, तो वो देखने वाले के भीतर भी एक नफरत, एक आक्रोश, गुस्सा, दहशत, इन सब से भर देते हैं। चाहे खून में लथपथ जो चावल है तुमुल, उसको हाथ में उठाना और पीड़ित को ऑफर करना हो, या फिर जहाँ पे आप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, या जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं,
इन सारे सीन्स के लिए जो एक इंटेंस तैयारी चाहिए थी, एंड आई एम श्योर कि पर्दे पर जब आप देख रहे हैं तो आप उस समय उस किरदार से बेइंतहा नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में लोगों के बीच पहुंचे इस किरदार को निभाने के बाद, कैसा रिएक्शन था लोगों का? बहुत वही रिएक्शन था जो हमें एक्सपेक्टेड था। मुझे मेरे करीबी दोस्तों ने, उनके घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी ये कहा है कि बहुत नफरत होती है तुमसे, तुम्हें वहां स्क्रीन पे इस तरह देखकर जी करता है कि चप्पल मार दे तुमको। कि इनफैक्ट मुझे 2-3 लोगों ने बताया भी कि किसी थिएटर में एक महिला ने उठाकर एक चप्पल मार भी दिया। यकीन मानिए वो चप्पल अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसे घर ले आता और सजा के रखता कि ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। लोग उस प्रवृत्ति से बहुत नफरत करते हैं, एंड दैट इज वेयर आई एम हैप्पी। नोबडी सेज के अरे यार वो विलन बड़ा सॉलिड था, लोग यही कहते हैं कि अभी हेट हिम, इसको तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की भावना मैं दर्शकों के अंदर जनरेट कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि आई एम समवेयर सक्सेसफुल इन व्हाट द डायरेक्टर वांटेड टू डू थ्रू मी। बाकी फिर वो काम की प्रशंसा या तुम अच्छा काम कर रहे हो ये सब बाद में आता है, बट द फर्स्ट फीलिंग इज तुम जब स्क्रीन पे दिख रहे थे तो ऐसे लगा था कि मार डाले तुमको। तो ये जो फीलिंग जनरेट होती है लोगों के अंदर, वो जो गुस्सा जनरेट होता है, आई थिंक आई हैव डन माय डायरेक्टर्स जॉब। आपके लिए सबसे कठिन सीन कौन सा था? मेरे लिए सबसे कठिन सीन जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, that was difficult for all of us। क्योंकि एक तो वो जो लोकेशन आप देखते हैं उसमें, जो सॉमिल जहाँ पे हमने वो शूट किया है वो देहरादून में, और वो एक खुली लोकेशन है, मतलब ओपन एरिया है। वो काफी भीड़ थी क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि शूटिंग हो रही है, अनुपम जी आ रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ थी। और उस भीड़ में हालांकि प्रोडक्शन के लोग, देहरादून प्रशासन के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का सीन हमने किया जहां पर मैं शारदा को स्ट्रिप करता हूं और फिर उस आरी पर हम उसको काट देते हैं और फिर मैं 22-25 लोगों को एक साथ मार देता हूं, हमने पूरे एक दिन में वो शूट किया था। एंड जब वो दिन खत्म हुआ तब मतलब मैं अंदर से नम हो चुका था पूरी तरह से कि मैं आज हमने ये क्या दिखाया, हमने क्या शूट किया, अब ये पर्दे पर कैसे दिखेगा। एंड अगर हमें ये लग रहा है तो जिनके साथ ये हुआ होगा उनको कैसा लगा होगा। आज जब हम देखते हैं कि लोग फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं या अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, आपका जवाब उन लोगों को क्या है आज की तारीख में, जिन्हें लग रहा है कि ये आधा सच है? देखिए जी, आपने इससे पहले कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है और ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं तो कहता हूँ ये आतंकवादियों के खिलाफ है, ये इस्लामिस्ट जिहादियों के खिलाफ है। एक टेररिस्ट का, एक आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जो इनह्यूमन है उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन, मैं ये तो समझ ही नहीं पा रहा। उनका किस बात का मानवाधिकार? तो ये जो बात है, दे आर टेररिस्ट्स, और टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। तो वो जो एक सवाल मुझे था कि मेरा वो जवाब दिया जाए इस बात का। और ऑब्वियसली बिकॉज आप सोचिए, जब हमें करते वक्त इतना गुस्सा आ रहा था और हमारा मतलब दिल दहला हुआ था कि यार ये क्या, मतलब ऐसा हुआ, तो सोचिए जिन पर बीती होगी वो क्या है, उनका क्या हाल, हश्र हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करेंगे तो आपको लगेगा उसके अपने जीवन पर भी एक फिल्म बन सकती है, और ये कश्मीरी पंडितों का सच है। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।